Hello everyone, welcome to EduChats. So today we will discuss about multilingual and multicultural education. This is our lecture number 13. So we are discussing about the classes regarding SSB lecturer as well as UGC NET December 2023. तो चलते हैं, आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी दशहरा, हैप्पी विजयादशमी। आज हम ये भगवान के पास प्रे करते हैं कि सभी का जो ये साल रहेगा ये बेहतरीन रहे, सभी को स्वस्थ रखें और आप सभी को अच्छा जॉब मिले, इसके लिए भी हम प्रे करते हैं। सभी अपना जो एग्ज़ाम है वो क्रैक कर लें, ये एडुचेंट से ये हम सभी के लिए प्रार्थना है भगवान के पास। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, व्हाट इज़ मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। नाम से ही पता चल रहा है कि use of different languages in a classroom. Multilingual refers to the capacity of human to communicate in different languages either individually or collectively. Multilingualism का मतलब होता है सभी इंसानों के अंदर ये काबिलियत होता है। बहुत सारे इंसान जो है वो बहुत ही प्रकार के भाषाओं का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि हम अभी घर पे अपना रीजनल लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, दोस्तों के साथ कुछ अलग यूज़ कर रहे हैं, क्लासेस में कुछ अलग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। तो इट इज़ द एबिलिटी, इट इज़ द कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन बीइंग टू कम्युनिकेट इन वन और मोर लैंग्वेजेस। बेसिकली अगर देखा जाए तो यूज़ ऑफ टू और मोर लैंग्वेजेस, ठीक है, टू और मोर लैंग्वेजेस, यानी कि दो से ज़्यादा लैंग्वेज जब हम यूज़ करते हैं इन अ क्लासरूम, दैट इज़ कॉल्ड एज मल्टीलिंगुअल एजुकेशन। देखिए क्या होता है, मकसद क्या होता है, सभी हम डिटेल में जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा बैकग्राउंड ये जान लीजिए। जब एक क्लासरूम होता है, क्लासरूम इज़ अ डाइवर्स क्लासरूम। मतलब क्लासरूम कहा जाता है ना कि जी क्लासरूम एक छोटा सा सोसाइटी होता है, मिनी सोसाइटी होता है, ठीक है। उसमें अलग अलग प्रकार के बच्चे होते हैं, डिफरेंट कैपेसिटी के, डिफरेंट इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के, डिफरेंट लैंग्वेजेस के, डिफरेंट कल्चर्स के। तो अलग अलग लैंग्वेजेस के भी बच्चे वहाँ पे होते हैं, ठीक है, जनरली सभी क्लासेस में होते हैं। तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, मल्टीपल लैंग्वेज यूज़ करते हैं सो दैट एवरीवन वुड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज वेरी इजीली, सो दैट उन्हें जो पढ़ाई का जो मतलब जो मकसद है वो पूरा हो सके। लेकिन अगर आपको लैंग्वेज में ही समझ में नहीं आता है तो फिर आप कॉन्सेप्ट क्या समझोगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नाउ इन दिस क्लासरूम वी आर यूजिंग इंग्लिश एंड हिंदी सो दैट एवरी स्टूडेंट विल अंडरस्टैंड द लैंग्वेज एंड देन द कॉन्सेप्ट वेरी इजीली, ठीक है, ताकि सबको ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई बहुत अच्छा हो रहा है लेकिन मुझे लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा है, उससे कुछ फ़ायदा होगा नहीं। इसलिए हमें दो से ज़्यादा लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस रिपोर्ट 2011, नियरली 19,569 रॉ मदर टंग आर फाउंड इन इंडिया, ठीक है। अगर हम मदर टंग की बात करें, मातृभाषा की बात करें, तो फिर वो नियरली अबाउट 20,000 है। तो 19,569 जो है, इतने सारे लैंग्वेजेस हम यूज़ करते हैं मदर टंग में अगर देखा जाए, जो कि 2011 में इसका मतलब सेंसस रिपोर्ट आया था, उसके अनुसार ये है। तो फिर मान के चलिए कि इतने सारे मदर टंग हैं, और लेकिन हम अगर बात करें तो ओनली हमारे पास शेड्यूल्ड लैंग्वेज 22 होते हैं, ठीक है, 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेज होते हैं, बाकी सब मदर टंग इतने सारे हैं। तो फिर सभी को कैसे कम्युनिकेट करेंगे। तो दैट इज़ हाउ और दैट इज़ वाई वी हैव ब्रॉट दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीलिंगुअल एजुकेशन, ठीक है। इट एम्फसाइजेस यूजिंग मदर टंग एज मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन एट इनिशियल स्टेज। सबसे पहले तो हम जो मदर टंग यूज़ करेंगे मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के हिसाब से इनिशियल स्टेज में, जब बच्चा स्कूल में जाएगा तो उसको मदर टंग में पढ़ाया जाएगा। आफ्टर दैट ओनली स्विच ओवर टू द रीजनल और नेशनल लैंग्वेज। उसके बाद ही बात हम क्या करेंगे, जब उसका मदर टंग थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा और वो क्लासेस को शिफ्ट करेंगे, देन उसको धीरे धीरे हम रीजनल और नेशनल लैंग्वेज जो है उसको पढ़ाएंगे या फिर सिखाएंगे। इट विल ब्रिंग सक्सेस डेफिनेटली। Multilingual education defined by UNESCO as the use of at least 3 languages in education. यूनेस्को ने कहा कि एटलीस्ट 3 जो भाषाओं का प्रयोग अगर हम करते हैं शिक्षा में तो उसको हम मल्टीलिंगुअलिज्म कहते हैं। पहला है मदर टंग, दूसरा है रीजनल और नेशनल लैंग्वेज, और तीसरा है एक इंटरनेशनल लैंग्वेज। एक होता है आपका मातृभाषा, दूसरा होता है आपका यानी जो स्टेट का यानी रीजनल लैंग्वेज आपका जो आंचलिक होता है, और एक होता है आपका या तो राष्ट्रीय होता है या तो अंतर्राष्ट्रीय होता है। 3 लैंग्वेज आप अगर यूज़ करते हो उसको हम मल्टीलिंगुअल एजुकेशन कहते हैं यूनेस्को के हिसाब से, ठीक है। तो थोड़ा सा हम देखते हैं कि इसका गोल क्या है, मल्टीलिंगुअल एजुकेशन का कॉन्सेप्ट क्या है और इसका गोल क्या है। बेसिकली इसका गोल
है कि हमारे जितने सारे मतलब विद्यार्थी हैं उनको टू एंश्योर इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रन, यानी जो जितने सारे विद्यार्थी हैं उनको इक्विटी यानी इक्विटेबल क्वालिटी एजुकेशन मिले। ठीक है, इक्विटी आपको समझ में आ रहा होगा, इक्विटी मतलब जिसको जितना चाहिए, दैट मीन्स इट इज कॉल्ड एज फेयर डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, यानी सभी को फेयरली एजुकेशन मिले। ऐसा नहीं है कि किसी का मदर टंग है मान लीजिए हिंदी और उसको हम हिंदी में पढ़ा रहे हैं तो उसको बेटर समझ में आ रहा है, लेकिन वहाँ पे एक स्टूडेंट भी है जिसका मदर टंग बंगाली भी हो सकता है, तमिल भी हो सकता है, उड़िया भी हो सकता है, मराठी भी हो सकता है, तो फिर कुछ भी हो सकता है उसका मदर टंग, तो उसको दिक्कत होगी हिंदी में डायरेक्टली पढ़ने के लिए। तो हम ऐसा करेंगे, मल्टीलिंगुअल का मतलब ये होता है कि हम कोशिश करेंगे बच्चों को उनके लैंग्वेज में भी थोड़ा सा पढ़ाएं, जैसे कि मदर टंग्स में भी पढ़ाएं, ताकि उसको समझ में आए, इक्विटेबल लगे उनको भी लगे कि हमें भी बराबरी का मौका मिल रहा है, तो क्वालिटी एजुकेशन तो मिलेगा ही। इसका मतलब है कि ये चाहता है सभी को एक प्रकार का शिक्षा प्रदान करे और वो भी लैंग्वेज के आधार पर, यानी जो लैंग्वेज का बैरियर किसमें ना आए। ठीक है, किसी को भी भाषा जो है ना वो एक बैरियर ना हो, इसलिए टू प्रोवाइड स्कोप फॉर वोकेबलरी एंड पर्सनल ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड। वोकेबलरी यानी जो भी वर्ड्स होंगे, बहुत सारे शब्दों का उसको मतलब गठन मिलेगा, शब्दों का प्रयोग करने से उसको शब्दों का जो ज्ञान है उसका वृद्धि होगा और उसके साथ ही साथ उसका पर्सनल ग्रोथ भी होगा। ठीक है, वो खुद का भी ग्रोथ कर पाएगा। देन टू एनेबल चिल्ड्रन टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड अराउंड देम एंड यूज देयर रिसोर्सेज मीनिंगफुली टू फॉर देयर लाइवलीहुड, यानी बच्चे अपने चारों तरफ जो दुनिया है ना वो उसको एक्सप्लोर करेंगे। कैसे? लैंग्वेज के थ्रू। देखिए, आपके पास जो लैंग्वेज है, मान लीजिए बेसिकली हिंदी की बात करते हैं, जो हमको कहते हैं ना कि 1 2 3 4 जो भी हम लिखते हैं, से फॉर एग्जांपल हम ये लिखते हैं 6। ठीक है, ये 6 है, ये कैसे पता चला? लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है, ये लैंग्वेज के थ्रू आपको पता चला कि ये 6 है। ठीक है, तो अगर बात करें कि कोई भी, जैसे कि कोई भी आप संख्या लिखते हो, ठीक है, कोई भी संख्या आप लिखते हो तो ये सारे संख्याओं का कोई मीनिंग होता है। ठीक है, या फिर इस वर्ड्स का कुछ मीनिंग होता है एंड दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज। यानी कि हमारे पास लैंग्वेज होगा तभी जा करके हम अपने चारों तरफ का चीज़ जो है वो उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि बचपन में हमने पढ़ा कि हमें पता है ये केला है, लेकिन इसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? हमने पढ़ा कि केला, इसका मतलब होता है बनाना, इंग्लिश में होता है बनाना। ठीक है, ऐसे पढ़े। इसका मतलब है वी नीड अ लैंग्वेज टू असिस्ट और टू हेल्प आवरसेल्व्स टू अंडरस्टैंड द वर्ल्ड अराउंड अस। हमारे चारों तरफ जो दुनिया है उसको समझने के लिए हमें कोई ना कोई लैंग्वेज चाहिए, और वो लैंग्वेज हो सकता है हमारा मदर टंग हो सकता है, या तो फिर हमारा रीजनल लैंग्वेज हो सकता है, या तो नेशनल लैंग्वेज हो सकता है। आप कहीं बाहर जाते हो तो हिंदी में किसी को बात करते हुए सुने होंगे कि हम बता रहे हैं किसको, क्योंकि जो बाहर से आते हैं उनको तो मतलब हमारा रीजनल लैंग्वेज नहीं आता है, इसलिए हम उन्हें हिंदी में बात करते हैं या तो इंग्लिश में बात करते हैं। क्यों? क्योंकि ताकि हम उनको समझ जाए और वो हमको समझ पाए। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम ये जो लैंग्वेज नहीं सीखते तो फिर हम अपने चारों तरफ का जो दुनिया है वो उसको एक्सप्लोर नहीं कर पाते, इसलिए मल्टीलिंगुअल एजुकेशन चाहिए। उसके बाद आता है टू एनेबल देम टू अक्वायर नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन इन देयर मदर टंग एज वेल एज इन स्टेट, नेशनल एंड इंटरनेशनल लैंग्वेज इन फ्यूचर। हमें जो ज्ञान है वो ना सिर्फ अपने मदर टंग में चाहिए, हमें अपने स्टेट लैंग्वेज, राष्ट्रीय भाषा और अंतर्राष्ट्रीय भाषा में भी चाहिए। इसलिए सबसे पहले मदर टंग क्लियर होना चाहिए। जब तक आपका मदर टंग क्लियर नहीं होता है तब तक आपका स्टेट या फिर रीजनल लैंग्वेज, उसके बाद नेशनल, उसके बाद इंटरनेशनल आता है। इसलिए पहले आपका जो बेस होता है, फाउंडेशन होता है, जो सबसे आपका बेसिक चीज़ होता है ना, वो मदर टंग से स्टार्ट होता है और यही इसका गोल होता है। टू डेवलप सेल्फ रिस्पेक्ट फॉर देयर लैंग्वेज कल्चर विच एनरिचेस ह्यूमन नॉलेज। और आपका जो मदर टंग है ना, कभी कभी क्या होता है कि हम अपने जो मदर टंग को भूल जाते हैं और इंग्लिश और हिंदी का प्रयोग करते हैं। ऐसा नहीं है, यहाँ पे जब हम पढ़ेंगे मदर टंग से स्टार्ट करेंगे तो हमारे लैंग्वेज के लिए हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट रहेगा। ठीक है, हम उसको सम्मान करेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है टू रिड्यूस नंबर ऑफ आउट ऑफ स्कूल ट्राइबल चिल्ड्रन एंड ड्रॉप आउट रेट बाय रिमूविंग मिसमैच बिटवीन देयर होम एंड स्कूल लैंग्वेज। ये बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। देखिए, बेसिकली अगर देखा जाए लैंग्वेज डाइवर्सिटी ज़्यादातर ट्राइबल बच्चों में देखा जाता है। ठीक है, तो आदिवासियों में क्या होता है कि उनका हर एक लैंग्वेज एक स्पेसिफिक लैंग्वेज होता है। ठीक है,
गारो हो गया, खासी हो गया, हो गया, संताली हो गया, सबके पास अपना अपना ट्राइबल लैंग्वेज है। ठीक है, जब वो स्कूल जाते हैं उनको रीजनल लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है या तो फिर एक ही लैंग्वेज में पढ़ाया जाता है। उनसे ये प्रॉब्लम होता है कि घर पे कोई और लैंग्वेज यूज़ हो रहा है और स्कूल पे कुछ और, तो फिर उनका जो लैंग्वेज प्रॉब्लम होता है, वो घर पे तो बात करते हैं अपने मम्मी पापा से, लेकिन जब वो स्कूल जाते हैं तो वहाँ पे उन्हें और एक भाषा देखने को मिलता है, तो फिर उन्हें प्रॉब्लम हो जाता है, इसलिए वो स्कूल नहीं जाते हैं, ड्रॉप आउट कर जाते हैं या तो फिर वो पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए भी ये MLE को लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब देखेंगे थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला। बेसिकली अगर रफली देखा जाए थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को बहुत जगहों पे आपको अलग अलग देखने को मिलेगा, लेकिन अगर रफली देखा जाए, मतलब ओवरली देखा जाए, तो यही है थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला L1, L2 एंड L3। L1 में यानी लैंग्वेज वन, लैंग्वेज वन में आपको क्या सिखाया जाएगा, मदर टंग या फिर रीजनल लैंग्वेज सिखाया जाएगा। लैंग्वेज टू, जिनका रीजनल लैंग्वेज और मदर टंग सेम है उनके लिए हिंदी या मतलब सिखाया जाएगा, और जिनका मदर टंग अलग से होगा तो फिर उनको रीजनल लैंग्वेज या फिर एनी इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज सिखाया जाएगा। जैसे कि आपको पता है साउथ और नॉर्थ का जो कॉन्फ्लिक्ट है, वो लोग हिंदी अगर नहीं यूज़ करते हैं तो फिर वो कोई दूसरा लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं, इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज। वो संस्कृत भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, इंडियन क्लासिकल लैंग्वेज। और थर्ड में हम कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज यूज़ करेंगे, जैसे कि इंग्लिश हो गया या फिर एनी फॉरेन लैंग्वेज। ये हो गया आपका थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला, याद हो गया। आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट है स्टेजेस ऑफ MLE, मतलब ये जो लैंग्वेज में चेंजेस आएंगे, ये जो लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा वो कैसे पढ़ाया जाएगा, किस स्टेज से पढ़ाया जाएगा, तो इसको हमने एक ग्राफ के थ्रू, हमने मतलब एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश की है। यहाँ पे देखिए स्टेज वन, सबसे पहले जब हम कोई लैंग्वेज में प्रॉब्लम, आई मीन लैंग्वेज जो प्रॉब्लम है, जैसे कि आपको पता है मदर टंग से जब हम कोई रीजनल लैंग्वेज सीखते हैं थोड़ा सा दिक्कत होता है, रीजनल लैंग्वेज से नेशनल लैंग्वेज सीखने में दिक्कत होता है, फिर कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखने में दिक्कत होता है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स को देख के हमें थोड़ा सा जैसे ईजी होगा, उसी तरह से हमने यहाँ पे स्टेजेस डिफाइन किए हैं। यानी कि जो स्टेजेस होंगे तो कुछ इस तरह से होंगे। सबसे पहला स्टेज जो है होगा, वहाँ पे हम मदर टंग से पढ़ाएंगे, लर्निंग थ्रू मदर टंग। जब बच्चा पहले स्कूल आएगा तो उसको मदर टंग में पढ़ाया जाएगा, टू मेक देम फील बेटर, उन्हें थोड़ा सा कंफर्टेबल फील हो, उन्हें थोड़ा सा अच्छा फील हो कि हाँ मुझे कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, लर्निंग थ्रू मदर टंग। देन सेकंड में आता है आपका स्टेज टू, जब उसका मदर टंग क्लियर हो जाए तो बिल्डिंग फ्लुएंसी इन मदर टंग। मदर टंग तो पहले वो सीखा, उसके बाद उसे फ्लुएंट होना है अपने मदर टंग में, पूरा मतलब फ्लुएंट हो जाना है, पूरा का पूरा अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ सेकेंड लैंग्वेज। और स्टेज टू में जब मदर टंग पूरा का पूरा फ्लुएंट हो गया, इसमें वो पूरा प्रैक्टिस हो गया, उसका परफेक्ट हो गया, तब उसको सेकेंड लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, सेकेंड लैंग्वेज इंट्रोड्यूस किया जाएगा। उसके बाद स्टेज थ्री आ गया। स्टेज थ्री में क्या हो जाएगा, बिल्डिंग ओरल फ्लुएंसी इन सेकेंड लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन ऑफ लिटरेसी इन सेकेंड लैंग्वेज। अब सेकेंड लैंग्वेज का फ्लुएंसी डेवलप किया जाएगा, ओरल वाला, उसके साथ ही साथ लिटरेसी जो होगा इंट्रोड्यूस किया जाएगा। लिटरेसी यानी कि आपका कविताएं हो सकती है, या फिर आपका बहुत सारे स्टोरीज हो सकते हैं, ठीक है, नाटक हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं लिटरेरी में जो कि इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। और फोर्थ स्टेज में हो जाएगा यूजिंग बोथ लैंग्वेजेस फॉर लाइफ लॉन्ग लर्निंग। ठीक है, मैंने कहा था कि मल्टीलिंगुअल में क्या होता है, टू और मोर लैंग्वेजेस, तो दो लैंग्वेज भी हो सकता है, दो से ज़्यादा भी हो सकता है। हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में लिया है दो लैंग्वेज, तो दो लैंग्वेज को ऐसे इंट्रोड्यूस करेंगे और लास्ट स्टेज में दोनों लैंग्वेज को लाइफ लॉन्ग लर्निंग के लिए वो भी फ्लुएंटली यूज़ करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये हो गया आपके स्टेजेस। उसके बाद बेनिफिट्स क्या होगा इसका, बेनिफिट्स ये होगा कि वी विल हैव एक्सेस टू अदर कल्चर्स ऑल्सो। यानी कि अगर आपका लैंग्वेज, जैसे कि आप कहीं दुनिया में कहीं पे भी घूमना चाहते हो, तो आप अगर इंग्लिश जानते हो तो दुनिया में कहीं पे भी घूम सकते हो। इंडिया में कहीं पे भी घूमना चाहते हो तो आपके पास अगर दो चार लैंग्वेजेस, जैसे कि मतलब कुछ नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस, कुछ साउथ इंडियन लैंग्वेजेस, ऐसे अगर आपके पास कुछ है, मतलब आपको पता है कुछ लैंग्वेजेस, तो आप दूसरों के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो, आप इंडिया भर में घूम सकते हो। इसका मतलब है आपके पास लैंग्वेज है तो आपके पास कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन होगा तो आप कहीं पे भी जाओ दूसरों के कल्चर के बारे में जान सकते हो, उनके बारे में भी जान सकते हो। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन कम्युनिकेटिंग विद अदर कल्चरल कम्युनिटी। बहुत सारे कल्चरल कम्युनिटी के साथ आप कम्युनिकेट कर सकते हो। टू डेवलप कॉग्निटिव कैपेसिटी ऑफ द चाइल्ड, इससे आपका कॉग्निटिव कैपेसिटी भी डेवलप होता है। उसके बाद यू विल हैव अ ब्रॉडर वर्ल्ड व्यू, जैसे कि आपको अगर इंडिया में मान लीजिए अब आपको 4-5 लैंग्वेजेस आते हैं जिससे आप बात कर सकते हो, तो फिर डेफिनेटली यू विल फील ए बिट बेटर देन अदर्स।
क्योंकि आपको दुनिया का एक अच्छा व्यू मिल जाएगा कि हाँ इंडिया में ये हो रहा है, वो जगह पे ये हो रहा है, मतलब कुछ भी, मतलब कि उनका क्या प्रॉब्लम है, उस लैंग्वेज में क्या प्रॉब्लम है, उस एरिया में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, उस स्टेट में क्या प्रॉब्लम चल रहा है। आपका वर्ल्ड व्यू थोड़ा सा ब्रॉडर हो जाएगा क्योंकि आपके पास बहुत सारे लैंग्वेजेस है, और लैंग्वेज ज़्यादा होंगे तो आपके पास इंटरेस्ट भी ज़्यादा होगा क्योंकि उस लैंग्वेज का इंटरेस्ट आप में है। जैसे कि मान लीजिए आपको बंगाली आती है, ठीक है, बंगाली के बारे में अगर आपको पता है, बंगाली लैंग्वेज आप बोल सकते हो, समझ सकते हो, तो डेफिनेटली अगर बंगाल में कुछ होता है वेस्ट बंगाल में तो आपका उसमें इंटरेस्ट आएगा क्योंकि यू नो बंगाली एंड यू लव बंगाली लैंग्वेज। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मल्टीकल्चरल एजुकेशन, मल्टीलिंगुअल हो गया, अब चलते हैं मल्टीकल्चरल एजुकेशन। देखिए ये सारे कॉन्सेप्ट को मैं कॉन्सेप्चुअली समझा रहा हूँ इसलिए क्योंकि जब मैंने सोशियोलॉजी स्टार्ट किया था मैंने आपको कहा था कि इसमें ज़्यादातर टेक्निकल चीज़ें हैं नहीं, बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है और जो कुछ मतलब गिने चुने टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम आपको बता देंगे। तो इसमें ज़्यादातर दिमाग लगाने वाली कोई बात नहीं, बस आपको समझना है कॉन्सेप्ट को, फिर क्वेश्चन देख के आपको आंसर करना है, इसमें ज़्यादा कोई टेक्निकल चीज़ें हैं नहीं। ठीक है, तो देखिए मल्टीकल्चरल एजुकेशन क्या होता है, वो तो हो गया मल्टीलिंगुअल लैंग्वेज के आधार पर, अब वो मल्टीकल्चरल संस्कृति के आधार पर। देखिए मल्टीकल्चरल का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे कल्चर, ठीक है, बहुत सारे संस्कृति के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे, कल्चर, दूसरों के कल्चर को जानेंगे। ठीक है, तो मल्टीकल्चरल एजुकेशन रिलेट्स टू एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शन डिजाइंड फॉर द कल्चर्स ऑफ डिफरेंट रेसेस इन एन एजुकेशनल सिस्टम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि मल्टीकल्चरल एजुकेशन में हम क्या करते हैं कि एक शिक्षा होता है जिसमें हम अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करते हैं टू डिफरेंट रेसेस इन एन एजुकेशनल सिस्टम। एक एजुकेशनल सिस्टम में हम अलग अलग प्रकार के रेस यानी अलग अलग प्रकार के कल्चर्स को हम यहाँ पे बढ़ावा देते हैं, उनके भाषाओं में उनके कल्चर को बढ़ावा देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम जब पढ़ाई करते हैं तो सिर्फ हम नॉर्थ के बारे में, साउथ के बारे में, ईस्ट के बारे में, वेस्ट के बारे में ऐसे स्पेसिफिकली नहीं पढ़ते हैं, हम चारों तरफ के पढ़ते हैं, मतलब हम सभी कल्चर्स के बारे में पढ़ते हैं, हम दूसरों के कल्चर, कल्चरल रिचनेस, ठीक है, ये सभी के बारे में यहाँ पे पढ़ते हैं। दिस अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग इज बेस्ड अपॉन कंसेंसस बिल्डिंग रिस्पेक्ट एंड फोस्टरिंग कल्चरल प्लूरलिज्म विद इन रेशियल सोसाइटीज। यानी कि यहाँ पे क्या होता है कि कंसेंसस बिल्डिंग, यानी कि हम एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचते हैं, एक दूसरे को बिल्टअप करते हैं, दूसरों को रिस्पेक्ट करते हैं, और हमें पता है कि सभी कल्चर्स अपने अपने जगह पे सबसे बेस्ट है, इसलिए हम सभी को कोशिश करते हैं एक साथ लाने के लिए और हमारा कल्चर हम प्रिजर्व करने की कोशिश करते हैं। ये सारे जो रेशियल एट्रोसिटीज़ होते हैं उन सभी को हम हटा देते हैं और हम एक प्रकार के एक नेशन को बनाते हैं। ठीक है, मल्टीकल्चरल एजुकेशन इज अ फील्ड ऑफ स्टडी एंड एन emerging discipline whose major aim is to create equal educational opportunities for students from diverse racial, ethnic, socio-classical and cultural groups। यहाँ पे ये एक फील्ड ऑफ स्टडी भी हो सकता है जहाँ पे हम क्या करते हैं, सभी प्रकार के बच्चे को, अलग अलग रेस से आते हैं, अलग अलग एथनिसिटी से आते हैं, सोशल क्लास से आते हैं, डिफरेंट कल्चर से आते हैं, इन सभी स्टूडेंट को हम एक प्रकार का एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। ठीक है, वन ऑफ इट्स इंपॉर्टेंट गोल्स is to help all students to acquire the knowledge, attitude, skill needed to function effectively in a pluralistic democratic society। यानी कि यहाँ पे बच्चों को क्या मदद मिलता है, उन्हें बहुत प्रकार के नॉलेज मिलता है। देखिए अलग अलग कल्चर का अलग अलग नॉलेज है, वो नॉलेज हमें मिलता है, अलग अलग कल्चर का अलग अलग एटीट्यूड है, वो स्टूडेंट को मिलता है। स्किल्स भी सभी का अलग अलग है, सभी को मतलब जो सभी का स्किल है वो एक स्टूडेंट को मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जब स्कूल में आप आते हो तो आप मतलब हाई क्लास लोगों के, मतलब हाई क्लास स्टूडेंट, मिडिल क्लास स्टूडेंट, लोअर क्लास स्टूडेंट, इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यानी जो बहुत लो अचीवर, सभी के साथ आपका बैठना उठना होता है। इससे क्या होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलता है। ज़रूरी नहीं है कि आप इंटेलिजेंस के साथ रहोगे तो इंटेलिजेंट होगे, नहीं ऐसे नहीं है। आप सभी के साथ अगर रहोगे ना तो आपको एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा, क्या प्रॉब्लम हो रहा है वो देखने को मिलेगा, कैसे सिचुएशन के साथ एडजस्ट करना है वो भी देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। इसीलिए स्कूल में या फिर इंस्टीट्यूशन में स्टूडेंट को हर प्रकार का एटीट्यूड, नॉलेज और स्किल वाला दोस्त मिल जाते हैं, उनके साथी मिल जाते हैं, जिससे उसको क्या मिल जाता है, एक प्रकार का जरिया मिल जाता है, कुछ लर्निंग मिल जाता है ताकि वो उसको लाइफ में भी इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, to interact, negotiate, communicate with people from diverse group in order to create a civic moral community that works for the common good।
देखिए हमारे अंदर बहुत सारे डाइवर्सिटी है, ये तो स्टूडेंट को सिखाना ही सिखाना है, लेकिन उसके साथ वो भी हमें सिखाना है कि कैसे इन सारे डाइवर्सिटी के अलावा या फिर डाइवर्सिटी से भी ऊपर एक चीज़ है, वो है यूनिटी। हम सभी मिल करके, हम हो सकता है हमारे बहुत सारी चीज़ें अलग है, हमारे कल्चर अलग है, लेकिन हमारा गोल, हमारा जो देश ये एक ही है, हमारा गोल एक ही है, कैसे एक दूसरे के साथ मतलब एक अच्छा रिलेशन बनाए रखेंगे और एक साथ आगे बढ़ेंगे और दूसरों को भी आगे बढ़ने का मौका देंगे, ये हम यहाँ पे सिखाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं करिकुलम में कैसे चेंजेस आता है या फिर डायमेंशंस, यानी हम कैसे मल्टीकल्चरल एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं या फिर कैसे मल्टीकल्चरल एजुकेशन को अंजाम दे सकते हैं। मल्टीकल्चरल एजुकेशन पढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, कंटेंट इंटीग्रेशन। कंटेंट इंटीग्रेशन मतलब कंटेंट जो हमारा विषय होता है, जो सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं उसमें कल्चरल डाइवर्सिटी को हम यहाँ पे पुट करेंगे। जैसे कि हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं तो नॉर्थ के राजाओं के बारे में पढ़ाएंगे, साउथ के बारे में पढ़ाएंगे, ईस्ट के बारे में पढ़ाएंगे, वेस्ट के बारे में पढ़ाएंगे, मिडिल या फिर जो सेंट्रल इंडिया के बारे में पढ़ाएंगे। तो इससे क्या होता है कि बहुत सारे कल्चर्स को हम जब हम कंटेंट में डाल देते हैं तो यहाँ पे मल्टीकल्चरल एजुकेशन को हम प्रमोट कर सकते हैं। देन हो गया नॉलेज कंस्ट्रक्शन, नॉलेज कंस्ट्रक्ट करेंगे रिगार्डिंग डिफरेंट कल्चर। ये मतलब कि जैसे मैरिज सिस्टम इन ट्राइबल एरिया, मैरिज सिस्टम इन नॉर्थ इंडिया, मैरिज सिस्टम इन वेस्ट इंडिया, ईस्ट इंडिया, सेंट्रल इंडिया, साउथ इंडिया, सभी का जो ये होता है ना नॉलेज कंस्ट्रक्ट कराएंगे। ठीक है, प्रिजुडिस रिडक्शन मतलब बहुत सारे ब्लाइंड बिलीफ होते हैं, प्रिजुडिस होता है ये अच्छा है वो बुरा है, उसका थोड़ा सा माइनॉरिटी है वो है, नहीं ऐसे नहीं है, हमें सभी को इक्वलाइज करना है एजुकेशन के थ्रू। आपको पता है एजुकेशन इज द वेपन थ्रू विच वी कैन चेंज द वर्ल्ड। इसलिए हमें क्या करना है, इससे जो प्रिजुडिसेस होते हैं, जो मतलब क्या बोलते हैं कल्चरल मतलब कोई किसी को नीचा दिखाता है, कोई किसी को अपने आप को बोलता है कि मैं बहुत बड़ा हूँ, ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे सारे प्रिजुडिसेस को हम हटाएंगे, सारे जो ब्लाइंड बिलीफ है, ठीक है, मतलब ये सबको हम हटाएंगे। इक्विटी पेडागोजी यानी जो टीचिंग लर्निंग, देखिए पेडागोजी क्या होता है, इट इज़ एन आर्ट एंड साइंस ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो ये हम पढ़ाते वक्त भी हम कोशिश करेंगे सभी कल्चर्स को रिस्पेक्ट करेंगे। ऐसे नहीं है कि हर वक्त हम यही बोलेंगे कि हाँ ये कल्चर सबसे अच्छा है, ये कल्चर सबसे, नहीं, हम कहेंगे सभी कल्चर्स अच्छे हैं और इस कल्चर का ये डाइवर्सिटी में, जैसे कि मान लीजिए अगर पढ़ा रहे हैं कोई भी संस्कृति के बारे में, मान लीजिए टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो टेम्पल आर्किटेक्चर में सभी का अपना अपना एक हुनर होता है, सभी का अपना अपना एक सौंदर्य होता है, सभी का अपना अपना एक स्टाइल होता है। तो उसको हम कैसे इक्वलाइज करेंगे, उसको कैसे रैशनलाइज करेंगे और उसको कैसे आइडेंटिफाई कराएंगे, वो हम बच्चों को सिखाएंगे थ्रू पेडागोजी। एम्पावरिंग स्कूल कल्चर, और लास्ट में आता है स्कूल कल्चर को एम्पावर करने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कल्चर्स का हम मिलावट हमने कर लिया, बहुत सारे कल्चर्स को हमने एक साथ पढ़ाया, इसलिए स्कूल का कल्चर जो होगा वो डेफिनेटली एम्पावर होगा। ठीक है, उसके बाद करिकुलम ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा वो हम देखेंगे। देखिए करिकुलम में ये सारी चीज़ें आप पढ़ाओगे, आप बोले कि हमें मल्टीकल्चरल एजुकेशन देना है, अगर देना है तो उसको करिकुलम में कैसे सेट कराएं, करिकुलम में कैसे डाल दें, तो उसका कुछ लेवल है। लेवल क्या होगा, करिकुलम में कैसे चेंजेस आएंगे, एक हो गया कंट्रीब्यूशन अप्रोच। कंट्रीब्यूशन अप्रोच में क्या होगा, पहले तो हम कुछ मतलब कल्चर्स के कुछ कंट्रीब्यूटर्स होंगे डेफिनेटली, जैसे कि मान लीजिए रविंद्रनाथ टैगोर जी, एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ, रविंद्रनाथ टैगोर जी अपने बंगाली डायलेक्ट में या फिर बंगाली लैंग्वेज में बहुत सारे किताबें, बहुत सारे पोएट्रीज, बहुत सारे संगीत यानी रविंद्र संगीत उन्होंने लिखा है। तो अगर हम चाहते हैं कि बंगाली लैंग्वेज को प्रिजर्व करें या फिर उसको मल्टीकल्चरल एजुकेशन में डालें, बंगाली पढ़ाएं, तो फिर हम क्या करेंगे, उनके कॉन्ट्रीब्यूशन को यहाँ पे ऐड करेंगे, तो बच्चों को समझ में आ जाएगा कि हाँ कि हमारे लैंग्वेज में बहुत सारे कंट्रीब्यूटर्स हैं, वो ऐड हो गया तो उसमें भी समझ में आ सकता है। उसके बाद आता है एडिटिव अप्रोच। एडिटिव मतलब हर टाइम में हमारे कल्चर्स में कोई ना कोई चेंजेस आता है, तो हम उसको कुछ न्यू आइडियाज़ इस पर ऐड कर सकते हैं। जैसे कि अभी बहुत सारे किताबें लिखे जा रहे हैं, ठीक है, बहुत सारे पोइट्स होते हैं, बहुत सारे कवि होते हैं, जो कि जैसे कि आपको पता है साहित्य अकादमी पुरस्कार मिलता है, उसके साथ ही साथ बहुत सारे क्या बोलते हैं उनको बहुत सारे प्राइज़ मिलते हैं, अवार्ड्स मिलते हैं, तो उसको हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, अपने कल्चर के साथ जोड़ सकते हैं कि हाँ इस कल्चर को बढ़ावा मिल रहा है, इस कल्चर से या फिर इस लैंग्वेज से जो भी उन्होंने लिखा है या फिर इस कल्चरल बैकग्राउंड का क्या महानता है, उसको हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ऐड कर सकते हैं, जो नया आइडिया है उसको यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच यानी कि कुछ चीज़ें जो होते हैं ना उनको चेंज करने की ज़रूरत है, जैसे कि कुछ
प्रथाएं हैं जिसको हमें बदलना है, कल्चर्स को बदलना है, और कुछ कल्चर्स को ऐड भी करना है, कुछ कल्चर्स को थोड़ा मॉडिफाई भी करना है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच। और लास्ट में आता है सोशल एक्शन अप्रोच। यहाँ पे कुछ ऐड नहीं करना है, यहाँ पे एक्ट करना है, यहाँ पे हमें करके दिखाना है। सोशल एक्शन मतलब क्या कुछ हो चुका है इसमें, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सती प्रथा जो है उसको हटाया गया है, वो एक सोशल एक्शन है, उसको यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ एक्शन हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके, तो उसके बाद आता है बेनिफिट्स। इससे क्या बेनिफिट आपको होने वाला है? इट हेल्प्स टू इरेडिकेट प्रेजुडिसेस एंड रेसिज्म। ठीक है, मतलब ये आपका क्या करता है? इरेडिकेट करता है, यानी क्या हटाता है? प्रेजुडिसेस एंड रेसिज्म, यानी कि कोई भी प्रकार का भेदभाव होता है ये सबको हटाता है। ठीक है, एंड इट ब्रिंग्स टुगेदर डिफरेंट रेसेस इन हार्मनी। अलग अलग प्रकार के रेस होते हैं, ये सभी को एक साथ ला करके मतलब शांति बनाए रखता है। इट हेल्प्स टू बिल्ड इंटरेक्शन अमॉन्ग्स डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, यानी कि अलग अलग एथनिक ग्रुप जो होते हैं, एथनिक ग्रुप मतलब अपने अपने विशिष्ट एक दल होते हैं, यानी कि सब अपना अपना कल्चर होता है, स्पेशल आइडेंटिटी होता है। ठीक है, अपना अपना आइडेंटिटी। बेसिकली एथनिसिटी या फिर एथनिक ग्रुप कौन होते हैं कि जिसका अपना एक कल्चर होता है, जिसका अपना एक आइडेंटिटी होता है, उसको हम एथनिक ग्रुप बोलते हैं। तो उनके बीच में एक अच्छा इंटरेक्शन भी यहाँ पे बिल्टअप हो सकता है। देन टू इरेडिकेट कल्चरल बैरियर्स, जो हमारे अंदर जो बहुत सारे बैरियर है या फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं, या फिर हमारे अंदर हम कल्चर्स, दोनों कल्चर्स के बीच में जो दीवारें हैं उस दीवारों को हमें तोड़ना है। टू हेल्प स्टूडेंट्स टू डेवलप पॉजिटिव सेल्फ इमेज, अपने कल्चर के लिए, अपने मतलब मल्टीकल्चरल जो बोलते हैं ना कि सभी प्रकार के कल्चर के लिए हमारा एक पॉजिटिव आउटलुक रहेगा, एक सकारात्मक हमारा जो सेल्फ इमेज रहेगा। ठीक है, उसके साथ ही साथ इट अलाउज मल्टीपल पर्सपेक्टिव एंड वेज ऑफ थिंकिंग। देखिए, जब हम अलग अलग कल्चर को सीखेंगे ना तो हमारा जो नज़रिया होगा, हमारा जो थिंकिंग स्टाइल होगा वो भी अलग अलग प्रकार के होगा। ऐसे नहीं है कि मेरा कल्चर जो है मैं बस उसी तरह से सीखूं, ऐसे नहीं है, मैं दूसरों की तरह भी सीख सकता हूं, सोच सकता हूं, क्योंकि मैंने ये सब पढ़ रखा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। अब चलते हैं एमसीक्यू पर, तो आंसर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन है, ए पर्सन हु हैज द एबिलिटी ऑफ यूजिंग मल्टीपल लैंग्वेज इज कॉल्ड। एक इंसान जो अलग अलग प्रकार के लैंग्वेज को यूज कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन पढ़िए और आंसर कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, मल्टीग्लॉट, मल्टीग्लॉट, पॉलीग्लॉट, पॉलीग्लॉट। आंसर देखिए, ऑप्शन को देखिए और उसके बाद आंसर कीजिए। चलिए हम इसका आंसर देखते हैं। डी इज द राइट आंसर। पॉलीग्लॉट इज अ पर्सन हु हैज द एबिलिटी ऑफ यूजिंग मल्टीपल लैंग्वेज। ठीक है, उसके बाद सपोज अ चाइल्ड्स मदर टंग इज मैथिली, व्हाट विल बी हिज सेकंड लैंग्वेज? और L2, मैथिली उसका मदर टंग है तो उसका सेकंड लैंग्वेज क्या होगा? मैथिली होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, भोजपुरी होगा। तो क्या होगा? L2 डेफिनेटली हिंदी होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा अपना क्वेश्चन का आंसर, और अगर अच्छा लगे सेशन तो शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ जो लोग इसकी प्रिपरेशन में लगे हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेनिफिट ऑफ मल्टीकल्चरल एजुकेशन? इनमें से कौन सा मल्टीकल्चरल एजुकेशन का एक बेनिफिट नहीं है? कल्चरल हार्मनी, शेयरिंग ऑफ आइडियाज, कल्चरल कंपैरिजन, रिस्पेक्ट टू अदर कल्चर। इनमें से कौन सा एक कल्चरल बेनिफिट नहीं है या फिर कल्चरल एजुकेशन नहीं है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा कल्चरल कंपैरिजन, क्योंकि हम कल्चर को कभी कंपेयर नहीं कर सकते एक दूसरे के साथ। ये बड़ा कल्चर है, ये छोटा कल्चर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें नहीं है, ऐसे नहीं कर सकते हैं। बाकी सब हम यहाँ पे कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, टोटल नंबर ऑफ मदर टंग फाउंड इन इंडिया आर। कितने मदर टंग है हमारे इंडिया में 2011 के सेंसस के अनुसार? पढ़िए, 10,950, 19,950, 19,569, 19,659। बताइए कौन सा होगा आंसर? तो इसका आंसर हो गया 19,569 लैंग्वेजेस हमारे पास है जो कि मदर टंग के तौर पे यूज होता है। आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। एडिटिव अप्रोच ऑफ करिकुलम ट्रांसफॉर्मेशन रेफर्स टू। इसका मतलब क्या होता है? एडिटिव अप्रोच का करिकुलम ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? प्लेसिंग ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशंस इन करिकुलम, प्लेसिंग न्यू आइडियाज इन करिकुलम, टू चेंज करंट सिस्टम, बोथ ए एंड सी। सोच समझ के आंसर कीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा प्लेसिंग न्यू आइडियाज। एडिटिव का मतलब होता है जब हम कोई नया चीज़ ऐड करते हैं हमारे करिकुलम में, इसको हम एडिटिव अप्रोच ऑफ करिकुलम ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। पहले तो मैंने आपको विश ही कर दिया, तो इसके लिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द सेशन इफ दिस क्लास सीम्स हेल्पफुल टू यू। थैंक यू एवरीवन।